मैं प्रशांत सिंह आपका सक्सेस वाला प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का सिलेबस लाए हैं जो आपके एनडीए फर्स्ट टू 2025 के आयोटा 2.0 में आएगा। देखेंगे हम लोग क्या क्या इसमें पढ़ाई करेंगे हिस्ट्री के लिए और पॉलिटी के लिए और इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी और हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री बल्कि चारों हिस्ट्री आएंगी आपकी। एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ चीज़ें, खास चीज़ें। तो शुरू करते हैं हम लोग नई नई चीज़ें पढ़ने के लिए। देखते हैं कैसे क्या चीज़ें आती हैं। एनडीए वन एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले इतिहास जब शुरू होता है तो इतिहास क्या कहते हैं? भूत का वर्तमान से संवाद ही इतिहास है। ठीक। पास्ट पॉलिटिक्स इज प्रेजेंट हिस्ट्री, इसीलिए कहा गया है। तो हम लोग भूत से ही शुरू करते हैं, स्टोन एज, पसाड़ काल से। जो इसमें आरंभिक मानव या अर्ली मैन के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मानव आया, आदि मानव। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पैलियोलिथिक एज कैसे हुई, नियोलिथिक, मेसोलिथिक, ये सब चीज़ देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग महाजनपदों को देखेंगे, जन महाजनपद, और फिर राष्ट्र बनता है। इसके बाद हम लोग गुप्ता पीरियड देखेंगे, पोस्ट गुप्ता देखेंगे, मौर्य एम्पायर देखेंगे, ये सब चीज़ें। आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग हड़प्पा काल पढ़ेंगे, पसाड़ काल, हड़प्पा के पहले का युग, उसमें हम लोग देखेंगे पैलियोलिथिक, पूरा पसाड़ काल, मीसोलिथिक, मध्य पसाड़ काल, और नियोलिथिक, नव पसाड़ काल। पूरा पसाड़ काल में हम लोग मानव के आरंभिक चरण देखते हैं कि किस तरह मानव ने अपनी सभ्यता को प्रारंभ किया, अपनी मानवीय सभ्यता को प्रारंभ किया, किस तरह वो मानव बनना शुरू किया। आ तो गया था लेकिन मानव बनना उसने शुरू नहीं किया था, है ना। उस समय वो आदि मानव था। आदि मानव से मानव कैसे बना? वो सीधा खड़ा हुआ, आगे बढ़ा, फिर धीरे धीरे उसने बस्तियां बसाना शुरू की गई। उसने देखा आसपास के माहौल को, पहाड़ों को, कि ये क्या चीज़ें हैं, है ना। इस तरह उसने बस्तियां बसाई अपनी। फिर थोड़ा यायावरी जीवन जीवा, घुमंतू बना रहा बहुत सालों तक। फिर मेसोलिथिक एज आई। फिर धीरे धीरे उसने आग का आविष्कार देखा कि आग का आविष्कार कैसे होगा। नवपाषाण काल में इसे चक्की गाड़ी, उसने पहिए का आविष्कार किया। इसी तरह गलती से हो गया आविष्कार, क्या किया, गलती से आविष्कार हो गया। घुमाया किसी चीज़ को, उसने फेंका, वो घूमते 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 रोल हो गया, तो वो पहिया बन गया। तो इस तरह। इसके बाद हम लोग देखते हैं हड़प्पा सभ्यता देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता कैसे आई, जिसे हम लोग ताम्रप्रसारण सभ्यता की या ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ठीक। उसी में हम लोग हड़प्पा के साइट्स देखेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे, कौन कौन से हड़प्पा के साइट्स हैं। जैसे मोहनजोदड़ो हो गई, एक सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं इस जैसे से। इसके बाद हम लोग देखेंगे लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, धौलावीरा, है ना। ये सब चीज़ें देखेंगे, किसने इनका उत्खनन किया, कौन सी साइट किस जगह थी, इस चीज़ का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं वैदिक एज में। वैदिक एज में दो तीन तरह की चीज़ें होती हैं। एक होता है उत्तर वैदिक काल, एक होता है ऋग वैदिक काल। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ऋग वैदिक काल। ठीक। जिसका पीरियड आता है हमारा 3300 से 1500 के ईस्वी के आसपास, और फिर 1000 ईस्वी से पर से 500 ईसा पूर्व तक। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रिलीजियस मूवमेंट, मतलब कि धार्मिक आंदोलन जो होते हैं, ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है। ठीक है, एक मिनट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है। ठीक है। 6th सेंचुरी BC, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, और एडी को बोलते हैं एमिनो डोमनी। लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग से इसे पढ़ते हैं BCE, बिफोर कॉमन एरा। ठीक। और जब सेंचुरी शुरू करेंगे ईस्वी, तो उससे बोलेंगे कॉमन एरा, CE, कॉमन एरा। ठीक। ये है BCE, इसे होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक। ये है बिफोर कॉमन एरा। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग उसको इस तरह ही पढ़ते हैं। अब पहले क्या था कि ईसा मसीह जो थे, उनके जन्म से पहले की चीज़ों को हम लोग ईसा पूर्व बोल देते हैं, और जन्म के बाद के पहलों को ईस्वी के बाद। तो पहले शताब्दी ईस्वी के को देखते हैं, और उसके पहले और बाद की चीज़ें। ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में हम लोग रिलीजियस मूवमेंट में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से दर्शन आए, है ना। और करीब करीब संप्रदाय, कौन से नए नए संप्रदाय आए, दर्शन आए। इसमें हम लोग दर्शन भी देखेंगे कुछ।
कुछ संप्रदाय भी देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग इसमें आगे देखेंगे हम लोग गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, इसी समय ही आंदोलन के ही समय आएंगे। इस तरह महात्मा बुद्ध बुद्ध बने, देखेंगे हम लोग। महात्मा बुद्ध जो और महावीर स्वामी जो है महाजनपद काल के ही हैं। ऋग्वैदिक काल में हम लोग जन पे शासन करते थे, लोग कम कबीलाई समाज था, घूम घूम के शासन करते थे, इसलिए वो जन था। इसलिए राजा को जनस्व गुप्ता बोला गया है ऋग्वैदिक काल में। उसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है, उसमें राजा जो होता है जनपद पे शासन करता होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद। जन जनपद ऐसे बनेगा, ये देखिए, ये पहले हम लोग पढ़ते हैं जन। हड़प्पा काल में तो कोई था ही नहीं, जन। फिर हम लोग पढ़ते हैं जनपद। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्र। ठीक, ये चीज़ें हैं। देखेंगे कि किस तरह हम लोग आगे देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जैसे एक नगरीय सभ्यता थी और काफ़ी समृद्ध सभ्यता रही है। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से तुलना भी कर लेंगे थोड़ी थोड़ी, तो देखेंगे उनकी तुलना में ये काफ़ी समृद्ध और विस्तारवादी थी। किस तरह इन्होंने नगरों का निर्माण किया, समकोण में नगर बनाए, शतरंज के आकार के नगर बनाते थे ये लोग, चौकोर टाइप में। बगल में नालियाँ, ड्रेनेज सिस्टम इनका देखेंगे, किस तरह ये जल की निकासी करते थे। और फिर देखेंगे कि एकदम से क्या हुआ ऐसा कि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता के बाद, सभ्यता तो और विस्तार होनी चाहिए ना, नगर के बाद और भी नगर विकसित होने चाहिए थे, लेकिन ग्रामीण सभ्यता आ गई। ऋग्वैदिक और उत्तरकालीन जो सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता के रूप में है। ये देखेंगे आर्य आक्रमण, देखेंगे कि क्या ये आर्य को का आक्रमण था, ये देखेंगे। इसके बाद हम लोग महाजनपद देखेंगे। महाजनपद में ही हम लोग देखेंगे कि किस तरह से गणतंत्र आए, इसमें गणतंत्रों का अध्ययन करेंगे। जैसे लिच्छवी का गणतंत्र है, वैशाली है, मगध है, इस तरह है ना। और आज जो देखेंगे काशी, कम्बोज, वत्स, वाराणसी, क्या क्या है, ये सब देखेंगे। इसी में हम लोग महात्मा बुद्ध बुद्ध और प्रसेनजीत की कहानी सुनेंगे, जो प्रसेनजीत थे महात्मा बुद्ध के समय। अंगुलीमाल की कहानी सुनेंगे। अंगुलीमाल की कहानी आपने पढ़ी होगी कि एक एक व्यक्ति होता है डाकू, बचपन में अच्छा व्यक्ति होता है लेकिन बाद में किसी कारणवश डाकू बन जाता है। तो वो सर तक सबसे कहता है कि मैं सबकी एक एक उंगली काटूंगा, तो जिसको मारता है उसकी एक उंगली काट के अपने गले में टांग लेता है। तो वो 100 उंगलियों की माला बनाता है अपनी। तो महात्मा बुद्ध जाते हैं, उसका वो करते हैं परिवर्तन कैसे, ये देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मगध का विस्तार कैसे होगा। मगध बिहार में है, तो हम लोग देखेंगे कि हर्यक वंश में मगध देखेंगे कि किस तरह हर्यक वंश के लोगों ने मगध में, हम लोग देखेंगे इसमें बिंबिसार को। ये बिंबिसार ही हर्यक वंश का संस्थापक बनता है। बिंबिसार, ये बिंबिसार ही हर्यक वंश का संस्थापक बनता है। किस तरह इसने स्थापना की अपने वंश की, किस तरह अपने इसने राज्य का विस्तार किया। ये महात्मा बुद्ध का दोस्त होता है बिंबिसार। इसका पुत्र होता है, बिंबिसार का पुत्र होता है अजातशत्रु, जो अपने पिता की हत्या करके, जैसा लिखा हुआ है इतिहास में, कि हत्या करके राजा बनता है। और इसका पुत्र होता है, अजातशत्रु का भी पुत्र होता है उदयन। उदयन होता है, ये भी अपने पिता की हत्या करता है। इसका भी एक पुत्र होता है, वो भी अपने पिता की हत्या करता है, इसलिए इसको कहते हैं पितृहंता वंश, पिता की हत्या करने वालों का वंश। ठीक। इसके बाद हम लोग हर्यक वंश के बाद देखेंगे कि किस तरह महापद्मनंद आया। हर्यक वंश के बाद आएगा शिशुनाग का वंश। ठीक। हर्यक वंश के बाद हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। इसमें पढ़ेंगे कि कैसे शिशुनाग ने हर्यक वंश के जो आखिरी राजा था उसकी हत्या करके अपने वंश की नींव डाली, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। किस तरह है ना, पाटलिपुत्र का इतिहास देखेंगे, काफ़ी रोमांचक कहानियाँ हैं वो तो। इतिहास में कहानियाँ ही कहानियाँ हैं, याद नहीं कर चलना पड़ेगा आपको किसी भी चीज़ में। हर चीज़ को बाकायदा ऐसे समझेंगे कि जिससे कि एक बार पढ़ा और बस पढ़ा, याद नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। किस तरह एक राज्य मगध का पूरे भारत का, संपूर्ण भारत को एकजुट किया उसने और
एक महान साम्राज्य की स्थापना की। इसी में हम लोग मौर्य में ही पढ़ेंगे अशोक के बारे में। मौर्य में ही हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य और अशोक के बारे में। किस तरह अशोक ने अपनी विजय अभियान किए। अशोक की कहानी भी काफ़ी अच्छी है। अशोक की माँ एक दासी होती हैं। अशोक का पालन पोषण होता है। कौटिल्य इनको अपने पाटलिपुत्र ले जाता है, पिता से मिलवाता है। इनके पिता होते हैं बिंदुसार। कभी कभी लोग कंफ्यूज जाते हैं बिंबिसार और बिंदुसार में, लेकिन ये बिंदुसार है, ठीक है। बिंदुसार मौर्य। तो इनकी कहानी काफ़ी अच्छी है, किस तरह इनको मारने की कोशिश की जाती है, कैसे ये राजा बनता है। इसके 100 भाई होते हैं, 100 भाइयों की हत्या करके राजा बनता है। बल्कि 100 भाइयों की हत्या नहीं करता, ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक दो भाई मर जाते हैं। एक तो सगाई भाई होता है इनका, तो उसकी हत्या क्यों करेंगे ये, है ना। तो इस तरह कहते हैं कि 100 भाइयों की हत्या करके ये राजा बने। इनकी कहानी देखेंगे। इसके बाद देखेंगे अशोक के बाद किस तरह शुंग वंश की स्थापना हुई। एक पुष्यभूति वंश होता है, स्थापित करता है शुंग, ब्राह्मण वंश होता है वो। तो इसमें देखते हैं कि अशोक जो होते हैं बौद्धों को ज़्यादा संरक्षण देते हैं, इसलिए वो हत्या कर देता है। जो आखिरी राजा होता है, वृद्धरथ राजा होता है मौर्य वंश का आखिरी, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग होता है जो ब्राह्मण राजवंश की नींव डालता है, शुंग वंश की। उसको देखेंगे हम लोग। शुंग वंश के बाद देखेंगे हम लोग मौर्योत्तर काल। मौर्य के बाद लेटर मौर्यन पीरियड देखेंगे हम लोग। तो मौर्योत्तर काल में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे। मौर्योत्तर काल में हम लोग देखेंगे कि शक कैसे आए भारत में, कुषाण कैसे आए भारत में, इन्होंने कैसे अपनी राज्य स्थापना की। इसी में शकों में हम लोग पढ़ेंगे। और एक राजा हैं रुद्रदामन, जो संस्कृत का पहला अभिलेखीय साक्ष्य देंगे हम लोग को भूमिदान का। इसी में देखेंगे हम लोग सातवाहन कुषाण को देखेंगे। कुषाणों में हम लोग कनिष्क का अध्ययन करते हैं। एक कनिष्क, कुषाणों में सिर्फ एक फेमस राजा कनिष्क ही है, जिसने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया था कश्मीर के कुंडरबन में। तो इसको देखेंगे, काफ़ी फेमस राजा रहे हैं। इसके सेनापतियों ने इसी की हत्या कर दी थी। बहुत युद्ध करता था, इसको वैसा है मार दो, तो सेनापतियों ने इसकी हत्या कर दी। तो ऐसे दो ही तीन एग्जाम्पल है जिसके सेनापतियों ने उसकी हत्या कर दी है। एक ये है, और एक राणा सांगा है मध्यकाल में भारत में। राणा सांगा के बारे में कहा जाता है कि उनकी एक आंख नहीं थी, टांग नहीं थी, हाथ नहीं था। उसके बाद भी कहते थे युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे। बाबर से पराजित होने के बाद भी वो युद्ध के लिए चाह करते हैं, तो उनके जो सेनापति होते हैं राणा सांगा के, उनको जहर दे देते हैं कि इससे अच्छा है तुम मर जाए, नहीं तो हम लोग को मार देगा। तो इसके अच्छा है तुम मर जा, नहीं तो हम लोग को मार देगा। तो उसके कहते हैं। इसी तरह कुसाड़ के भी साथ होता है। कुसाड़ के बाद हम लोग देखेंगे साउथ में सातवाहनों को। इनको आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। इसी में हम लोग पढ़ेंगे सातवाहनों में देखेंगे हम लोग चीज़ें, कुछ चीज़ें किस तरह सतकर्णी है, गौतमीपुत्र सतकर्णी है, एक राजा होता है काफ़ी अच्छा, वो शकों का किस तरह उन्मूलन करेगा। इसके बाद हम लोग आएंगे गुप्त काल में, गुप्ता पीरियड। गुप्त काल काफ़ी इंटरेस्टिंग काल है, क्योंकि इसमें एक बार दोबारा देसी राजाओं ने भारत को एकजुट किया मौर्यों के बाद। मौर्य के बाद जो मौर्योत्तर काल के बाद जो पीरियड होता है उसको हम लोग अंधकार युग कहते हैं। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं ना, डार्क एज एरा, तो इसी तरह इसमें भी पढ़ते हैं। जो क्रूसेड वाला टाइम होता है 12वीं 13वीं शताब्दी के आसपास का, तो 12वीं से 14वीं 15वीं शताब्दी तक करीब करीब मान लीजिए, जो अंधकार युग यूरोप में। वैसे यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे 2 से 4 शताब्दी तक अंधकार युग देखेंगे। उसके बाद फिर गुप्ता पीरियड आएगा। इसी में हम लोग एक और पढ़ेंगे, खारवेल को भी देख लेते हैं। खारवेल जो है कलिंग के राजा होते हैं, खारवेल, ठीक। तो इसको भी देखेंगे हम लोग, खारवेल को। उड़ीसा, जो आजकल वर्तमान में उड़ीसा कहा जाता है, कलिंग का राजा होता है, उसके बारे में देखेंगे। गुप्त काल में हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट को, चंद्रगुप्त फर्स्ट को। इसके बाद हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद देखेंगे इसका पुत्र होता है समुद्रगुप्त। एक अंग्रेज इतिहासकार हैं स्मिथ, स्मिथ एक इतिहासकार हैं। उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। नेपोलियन जो होता है फ्रांस में होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन आता है ना। 1789 के बाद जब फ्रांस की क्रांति होती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, उसके बाद तो समुद्रगुप्त ने करीब 100 युद्ध जीते और कभी भी पराजित नहीं हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनके पुत्र होते हैं एक रामगुप्त।
रामगुप्त अयोग शासक होते हैं, तो इनके भाई होते हैं रामगुप्त के, समुद्रगुप्त के छोटे बेटे होते हैं। रामगुप्त के जो छोटे भाई होते हैं उनका नाम होता है चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। उपाधि है उनकी चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, चंद्रगुप्त। ये ठीक, यही चंद्रगुप्त द्वितीय आगे चल के विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेंगे। मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में आपने देखा होगा, जो कुतुब मीनार, अगर कोई गया होगा दिल्ली कभी, या फिर दिल्ली के ही कोई रहने वाले होंगे जो देखते होंगे वीडियो, तो उसमें जो मेहरौली का लौह स्तंभ है उसमें आज तक जंग नहीं लगी है। सोचिए, इतने साल पुराना, ये चौथी शताब्दी का है मेहरौली का लौह स्तंभ, और अभी तक 21वीं शताब्दी चल रही है। इतनी शताब्दियाँ बीत गई हैं लेकिन अभी तक उसमें जंग नहीं लगी है। वही जहाँ कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स है, उसी में कुतुब मीनार परिसर में ही मेहरौली का लौह स्तंभ गड़ा हुआ है। उसी में चंद्र नाम लिखा हुआ है। और आखिरी राजा, जो शकों का आखिरी राजा होता है, उसकी यह हत्या कर देते हैं, रुद्र सिंह तृतीय की। इसकी भी कहानी अच्छी, बड़ी अच्छी है। एक उपन्यासकार हैं, उन्होंने देवी चंद्रगुप्तम नामक एक कहानी लिखा है, कहानी लिखी है, कहानीकार हैं देवी चंद्रगुप्तम। उसमें एक देवी होती हैं जो रामगुप्त की पत्नी होती हैं। उसमें क्या होता है, रामदूत नकारा होता है राजा भाई का। तो वो अपनी पत्नी जो होती हैं, उनकी वाइफ होती हैं रामगुप्त की देवी, उनको रुद्र सिंह द्वितीय के पास भेज देता है। तो वो मार देते हैं इसको और खुद मार के राजा बन जाते हैं। वो अपनी उनकी भाभी से ही शादी कर लेते हैं। कहानी इनकी, इनके बाद इनके बेटे होंगे कुमार गुप्त। कुमार गुप्त को देखेंगे हम लोग। कुमार गुप्त फर्स्ट लिख लेते हैं, क्योंकि कुमार गुप्त सेकंड भी, उसके बाद देखेंगे हम लोग स्कंद गुप्त को बस। ठीक, बस यही प्रतापी राजा हुए, इन्हीं के बारे में पढ़ना महत्वपूर्ण है। एक दो राजा और हैं तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुमार गुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया था, नालंदा बिहार में जो है, बिहार शरीफ में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। अब तो काफ़ी अच्छा कॉलेज हो गया है, लोग जा सकते हैं पढ़ने। इसके बाद आएगा पूर्व मध्यकाल। ठीक है, ठीक, पोस्ट गुप्ता पीरियड बोल सकते हैं इसे, या फिर पूर्व मध्यकाल बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें पोस्ट गुप्ता पीरियड में क्या पढ़ेंगे हम लोग? पोस्ट गुप्ता पीरियड में हम लोग देखेंगे थोड़ा, देख लेंगे हम लोग, किसे देखेंगे? हर्षवर्धन को देख लेंगे। हर्षवर्धन को। हर्ष कौन है? हर्ष जो होता है पुष्यभूति वंश का राजा होता है। प्रभाकर वर्मन एक इनके पिता होते हैं, उनका बेटे होते हैं ये। इसने, इसके बाद पोस्ट गुप्ता एरिया क्यों कहेंगे, पहले जो थी मगध राजधानी थी इनकी, पाटलिपुत्र राजधानी थी सबकी। अब जो राजधानी बनेगी उत्तर भारत की, वो बनेगी कन्नौज। इसलिए अगले 500 वर्षों तक बनी रहेगी बल्कि। हर्षवर्धन देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कश्मीर। एक कश्मीर के बारे में तो पढ़ेंगे थोड़ा बड़ा। कश्मीर में ज़्यादा वंश नहीं है, एक कारकोटक वंश है, एक उत्पल वंश है, और एक है लोहार वंश, बस 3 वंश हैं। तो तीनों वंशों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से वंश हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो कारकोटक वंश और लोहार वंश हैं। कारकोटक वंश, एक पढ़ेंगे उत्पल वंश, और एक पढ़ेंगे लोहार वंश। इनकी कहानी बड़ी रोचक है इन सबकी, अलग अलग। एक कल्हड़ होते हैं, उन्होंने संस्कृत में ग्रंथ लिखा रास तरंगणी के नाम से, जो भारत का पहला ऐतिहासिक उपन्यास कहा जाता है। उसमें क्रमबद्ध विवरण है भारत का। कश्मीर के इतिहास का एकमात्र ग्रंथ वही है, कल्हड़ की रास तरंगणी। वो इसी लोहार वंश के शासनकाल में ही पूरी होती है। जयसिंह एक राजा होते हैं, उसके शासनकाल में 12वीं शताब्दी में। तो लोहार वंश का एक राजा, उत्पल वंश का एक राजा होता है क्षेमगुप्त, और लोहार वंश की एक औरत होती है, महिला होती हैं, उनका नाम होता है रानी दिद्दा। क्या नाम होता है? रानी दिद्दा। जो रानी दिद्दा होती हैं वो काफ़ी प्रभावी होती हैं। इसी समय, लोहार वंश के समय में ही महमूद गजनवी का आक्रमण होगा भारत में, याद रखिएगा। क्षेमगुप्त राजा होता है महमूद गजनवी, भारत में आएगा मध्यकाल में।
ऐसे को रिलेट करेंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, कैसे क्या कहानी बनी। इसीलिए शुरुआत से प्राचीन भारत से शुरू करते हैं, और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी हम लोग थोड़ा मॉडर्न में मिलाएंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री का में कि उस समय भारत में क्या चल रहा था, उस समय विदेशों में क्या चल रहा था। ये 1789 में जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे हम लोग, फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे, तो देखेंगे भारत में 1789 या 1789 में क्या हो रहा था, उस समय किसका शासन था, ये सब चीज़ें देखेंगे। इसके बाद मध्यकाल शुरू हो जाएगा कश्मीर में भी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूर्व, इसके बाद कश्मीर के बाद ही हम लोग पढ़ेंगे राजपूत काल। राजपूत काल पढ़ेंगे। राजपूत काल में हम लोग पढ़ेंगे पालों को, प्रतिहारों को, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। इन तीनों का ही बनेगा एक त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, ये त्रिपक्षीय संघर्ष होगा इनका, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रतिहार खत्म हो जाएंगे। प्रतिहार कन्नौज में राजधानी बनाते हैं, ये दक्षिण में होते हैं। ये पाल होते हैं बंगाल के, गोपाल इसका संस्थापक बनेगा, देखेंगे हम लोग इनके बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग इससे ब्रीफिंग ले रहे हैं, जिससे कि आइडिया बन जाए कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। सिलेबस में वही सब पढ़ाया जाएगा जो यूपीएससी के एनडीए एग्ज़ाम में आता है आपके। कुछ लोग जो शायद सीडीएस के लोग भी हैं, अगर उसमें भी जीएस आती है, उसमें भी आप ये चीज़ें देख सकते हैं। यूपीएससी के ही एग्जामों में अधिकतर सिलेबस सेम होते हैं सबके, तो इनके बारे में देखेंगे। प्रतिहारों के का जब उन मतलब ख़त्म हो जाएंगे प्रतिहार वंश, तो इनके जो सामंत होंगे, सामंतवाद का युग देखेंगे। विशेषकर इसको हम लोग राजपूत काल भी बोलते हैं और सामंतवाद भी देखते हैं, है ना। इसको एक और हेडिंग बना लेते हैं, सामंतवाद। जो इनके सामंत होते हैं, जैसे अजमेर के चौहान हैं, ठीक है, गढ़वाल हैं, चंदेल वंश है, ये सब चीज़ें देखेंगे हम लोग, है ना। गुजरात के चालुक्य हैं, ये सब देखेंगे, इनको देखेंगे हम लोग। इसके बाद हमारा ये प्राचीन काल समाप्त हो जाएगा। और प्राचीन काल समाप्त हो जाने के बाद क्या आता है, देखें जरा, आएगा मध्यकाल। मध्यकाल क्यों कहा गया? क्योंकि मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आ गए। अरबों ने आक्रमण किया 6ठी शताब्दी में, पहला आक्रमण किया था 612 ईस्वी के आसपास। फिर वो सफल नहीं हुआ, तो 712 ईस्वी के आसपास फिर 100 वर्ष बाद मोहम्मद बिन कासिम आता है, आपने पढ़ा होगा। एनसीईआरटी तो पढ़ी होगी सब लोगों ने कि नहीं। मेनली आप पहले एनसीईआरटी देख लीजिएगा, अगर नहीं देखी तो कोई बात नहीं, इसमें ही मज़ा आ जाएगा, एनसीईआरटी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन एनसीईआरटी बेसिक चीज़ है, जिससे कि आपने पढ़ी होगी, अभी एग्ज़ाम दिए तो दिए ही होंगे आपने, ट्वेल्थ के, या जो दे रहे होंगे देंगे ट्वेल्थ के एग्ज़ाम, उनके लिए भी तो फ़ायदा करेगा। कम मेहनत में ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, कोई चीज़ अगर पहले से हमें थोड़ी पता है तो। जैसे साइकिल चलाने आती है अगर, तो बाइक चलाना आसान होता है, क्योंकि हैंडलिंग जो होती है बाइक की, वो हम लोग आसानी से कर पाते हैं, नहीं तो दूसरी चीज़ों की हैंडलिंग नहीं हो पाती है, इसलिए आवश्यक है। तो अरब और तुर्क कंक्वेस्ट देखेंगे हम लोग, अरब कैसे आए और तुर्क कैसे आए। इसी में हम लोग अरब आक्रमण तो देखेंगे देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसमें आरंभिक तुर्क। आरंभिक तुर्क, ये आरंभिक तुर्क क्या है, ये हैं गुलाम वंश, ना। इनको गुलाम वंश कहते हैं, लेकिन अब आजकल इनको इतिहास में गुलाम वंश, ठीक, भी कहते हैं। इसमें हम लोग बलबन पढ़ेंगे, इल्तुतमिश पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। तीनों बैग से बताया मैंने, ठीक है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो मोहम्मद गौरी के द्वारा आएगा, है ना। आक्रमण देखेंगे किस तरह पृथ्वीराज चौहान 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय होगी दिल्ली में। दिल्ली और अजमेर के राजा होते हैं, पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है पहले और द्वितीय तराइन के युद्ध में। उसके बाद 1191 और 1192 में दो तराइन के युद्ध होते हैं। एक पहले में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, और दूसरे में इनकी पराजय हो जाती है। उसके बाद ये सब चीज़ें होती, घटनाएं इस तरह घटेंगी। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है राजा, मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है, नमाज पढ़ते हुए लोग कहते हैं।
और कुछ लोग कहते हैं कि चंद्र, जैसे कि चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज आंसू है, उसमें ऐसा कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने ही उनकी हत्या कर दी थी। आपने सुना होगा मत चूको चौहान वाला। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे विस्तार में। अभी तो हम लोग सिर्फ सिलेबस देख रहे हैं। तो आरंभिक तुर्क देख लेंगे। आरंभिक तुर्क में ही हम लोग कुतुब को देखेंगे। क्या देखेंगे? कुतुब दीन को। इसी में हम लोग देखेंगे इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश का दामाद होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। और हम लोग देखेंगे बलबन को। ठीक। बलबन के बाद कहानियाँ चेंज होंगी। फिर खिलजी आएंगे। ठीक। फिर तुगलक आएंगे, है ना, उनको देखेंगे। फिर बल इनके बाद हम लोग देखेंगे खिलजी को। वही खिलजी, वही तुगलक। खिलजी और तुगलक। थोड़ा थोड़ा हम लोग लोधी वंश को देखेंगे, क्योंकि तीन ही लोधी महत्वपूर्ण हैं, तो उनको भी देख लेंगे। लोधी वंश जरूरी हैं, कहते हैं जब पीरियड चेंज होता है, जैसे प्राचीन के बाद मध्यकाल आएगा, मध्यकाल के बाद आएगा पूर्व ओ मध्यकाल, प्राचीन के बाद आएगा पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल के बाद आएगा मध्यकाल, मध्यकाल के बाद आएगा आधुनिक काल, और आधुनिक काल के बाद आएगा आपका वर्तमान काल। ठीक। आधुनिक के बाद वर्तमानी काल है जो चल रहा है। तो क्यों है ऐसा? कोई चीज़ चेंज होती है, जब परिवर्तन होते हैं ना किसी चीज़ के व्यापक। लोहे की खोज हुई, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं औद्योगिक क्रांति, है ना। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हैं हम लोग, अमेरिका की क्रांति पढ़ते हैं, रसिया की क्रांति पढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें क्रांति हुई ना, वैसे ही हम लोग परिवर्तन हुए, ऐसे ही ये परिवर्तन होते हैं। तो हम परिवर्तनों को देखेंगे जिससे कि प्रश्न को करने में आसानी हो। कभी कभी प्रश्न जो है काफ़ी गहराई में पूछे जाते हैं इतिहास में भी, तो उनके बारे में भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि हर चीज़ लिखाई नहीं जा सकती और हर चीज़ याद नहीं की जा सकती। आप कितनी चीज़ याद कर सकते हैं ना। एक शरीर की क्षमता होती है, एक दिमाग की क्षमता होती है। उस क्षमता से ज़्यादा ना उस क्षमता क्षमता से कम किया जा सकता है। जितनी है कैपेसिटी उसकी, उतनी ही कैपेसिटी में वो काम करेगा। लोधी वंश पढ़ेंगे। लोधी वंश के बाद स्थितियाँ परिवर्तन होंगी। मुगल आएंगे। मुगल का मतलब बहादुर ना। मुगल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बहादुर। तैमूर का आक्रमण होगा भारत में। मुगल किसके? तैमूर और चंगेज़ खान के वंशज होते हैं ये सब, है ना। तो इनको देखते हैं हम लोग। लोधी के बाद जो लोधी वंश का अंतिम राजा होगा सिकंदर लोधी, हैं, इब्राहिम लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी नहीं। जो इब्राहिम लोधी होगा उसकी हत्या हो जाएगी बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में, 21 अप्रैल 1526। ठीक। पानीपत के युद्ध में। आरंभिक तुक मान लीजिए आप 1192 के बाद से। ठीक। 1192 में तो पृथ्वीराज चौहान थे, खत्म हो गए थे, आखिरी हिंदू राजा बोले जाते हैं इनको। लेकिन आप 1200 मान लीजिए चाहे तो। ये तो मैंने सिंपल कर दिया थोड़ा, कुछ ज़्यादा ही ना। तो 1211 ईस्वी से मान सकते हैं, 1210 के आसपास, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जब स्थापना करेगा दिल्ली सल्तनत की तभी समझा जाएगा, तो वो 1204 के आसपास की ईस्वी है। तो उस समय आप मान सकते हैं, 1200 शताब्दी से भी आप ले सकते हैं, तो कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। पानीपत का युद्ध होगा, मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी, फिर मुगल आ जाएंगे। मुगल आएंगे 1526 से, और ये रहेंगे मध्यकाल में तो 1707 तक रहेंगे। क्यों 1707 तक क्यों रहेंगे? क्योंकि औरंगजेब रहेगा 1707 तक। औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी 1707 में। उसके बाद हम लोग प्रस्थान कर जाएंगे कहाँ? डायरेक्ट आधुनिक भारत में। मराठा भी इसी बीच में, मुगलों के बीच मध्य में ही हम लोग मराठों का भी अध्ययन करेंगे, अलग से नहीं पढ़ेंगे इनको, क्योंकि ये जो समय है और ये समय जो है साथ चलेगा, क्योंकि 1526 से 1674
मराठों को 1674 क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय आप जानते ही हैं हमारे शिवाजी महाराज, एक उनकी कहानी है छत्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज की। तो उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, किस तरह उनका 1627 में वो जन्म होगा। कहीं कहीं 1630 मिलता है उनका जन्म, और कहीं कहीं 1627 मिलता है। एक सिमनेरी जगह है वहाँ पे, तो वहाँ पे तो 1630 1627 अलग अलग जगह हैं, टाइम पीरियड है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप दोनों मान सकते हैं। तो 1818 तक कैसे उनका साम्राज्य रहा? 1818 क्यों कहते हैं जानते हैं? आगे देखेंगे, इसी में देखे थे, उसमें 1818 लिख दिया है क्योंकि सिलेबस में इन्होंने। इसमें हम लोग देखेंगे कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध होगा, इसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत तृतीय युद्ध। ठीक, पानीपत का पहला युद्ध ये हुआ, तीसरा युद्ध ये होगा, और दूसरा युद्ध कौन सा होगा ये आप बताइएगा कमेंट करके। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध होगा 1761 में, ये होगा 1761 में। इसके बाद मराठा की शक्तियाँ थोड़ी कमज़ोर हो जाएंगी ये, और फिर उसके बाद अंग्रेज आ जाएंगे, तो अंग्रेज़ों के युद्ध होंगे तीन। पहला अंग्रेज मराठा युद्ध, दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध, और तीसरा अंग्रेज मराठा युद्ध। ठीक है, जब ये युद्ध होंगे, उनके बाद इनकी शक्तियों में ये तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध की घटना है 1816 से 18 के बीच में। तो इस समय तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध हो चुका होगा, और इनकी शक्तियाँ खत्म हो चुकी होंगी, मराठा संघ समाप्त हो चुका होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेशवा को पेंशन दे दी जाती है, और बिठूर भेजा जाएगी, आप बिठूर में, कानपुर के पास बिठूर है, वहाँ पे निवास करिए। करीब 8 लाख की पेंशन उसमें दी जाती है। तो ये आप लोग देख ही चुके हैं, सब पढ़ ही चुके हैं, एक ही स्लाइड में पढ़ लिया, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है अब। ठीक है, तो मोहम्मद गजनी का आक्रमण होता है भारत में, करीब इसने 17 बार 27 बार आक्रमण किया है, 17 के उल्लेख हैं। ठीक है, 27 बार आक्रमण किया भारत में। मोहम्मद गौरी का आक्रमण देखेंगे हम लोग, पानीपत का, उत्तरायण का प्रथम और द्वितीय युद्ध, और गुजरात पे भी आक्रमण करता है ये, मूलराज प्रथम के समय, मूलराज द्वितीय के समय, है ना, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। दिल्ली सल्तनत का अध्ययन तो हम लोग करेंगे, कर ही लेंगे पूरा। दिल्ली सल्तनत के बाद आ जाएगी 1206 से 1526 तक होगी दिल्ली सल्तनत। उसके बाद होगी मुगल काल। ठीक है, 1526 से 1707 तक मुगल काल। ठीक, इसमें लिख देता हूँ, वैसे उसमें लिखा था लेकिन इसमें लिख देता हूँ। ठीक है, हम लोग सिखों का भी अध्ययन करेंगे। ऐसे सिख गुरु जो हैं, 10वें गुरु, उनका भी अध्ययन करेंगे। गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, है ना। तो सिखों का भी अध्ययन हम लोग मध्यकाल में ही करेंगे। ठीक, सिख गुरु लिख देंगे। ठीक, सिख गुरु देखेंगे हम लोग पूरे 10। सिखों में ही हम लोग अगर मॉडर्न हिस्ट्री में अगर नहीं तो इसमें ही, सिखों में ही हम लोग सिख गुरु के बाद हम लोग देखेंगे कि जब ये आधुनिक भारत आएगा, तो उसमें एक राजा होंगे, महाराजा रणजीत सिंह। कहते हैं गुरु गोविंद सिंह के बाद सबसे लोकप्रिय सिख रहे हैं वो, सबसे लोकप्रिय सिख। जो हमारे काशी विश्वनाथ में जो सोने का मुकुट ऊपर रखा गया स्वर्णमंडित, उन्होंने ही कहा था, महाराजा रणजीत सिंह ने ही। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ महत्वपूर्ण है। इतिहास के बारे में जानना अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम अपना इतिहास जानेंगे तो कौन जानेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुगल काल में हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, हम लोग अकबर पढ़ेंगे, जहांगीर पढ़ेंगे, तो इसमें लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन लिख देता हूँ मैं। हम लोग इसमें पढ़ेंगे बाबर को, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हुमायूं को। ठीक, फिर इसके बाद पढ़ेंगे अकबर को। अकबर के समय में ही सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। अकबर के पास भी नवरत्न हैं, और प्राचीन काल में नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पास भी रहते हैं। इनके नवरत्न में ही ये सब मुल्ला दो प्याजा और बीरबल, राजा मान सिंह, ये सब मिलेंगे आपको। ठीक है, इनका अध्ययन करेंगे, इनके बारे में काफ़ी कहानी है। अकबर और बीरबल की कहानियाँ तो चलती हैं कार्टून में भी और वैसे भी, तो इनके बारे में देखेंगे। जैसे नहीं, बीरबल की खिचड़ी पकाई थी एक बार, तो उसकी कहानी एक है। और फिर हम लोग देखेंगे हम लोग जहांगीर को। जहांगीर भी एक अच्छा राजा होता है,
अपने पिता की तरह ही। तो उसमें इसके अंदर कोई खराबी नहीं होती। इसके बाद आएगा शाहजहाँ। शाहजहाँ के समय ही जो मराठा हैं वो शक्तिशाली बनेंगे। ठीक है। शिवाजी के पिताजी के समय सेना में होंगे। और शाहजहाँ के समय शिवाजी भी हो चुके होते हैं 1627 में। इसके बाद हम पढ़ेंगे औरंगजेब, जिसका नाम आजकल बहुत फेमस है। हमारे देश के राजनेता जो हैं, वर्तमान में तो नहीं लेकिन इतिहास में ज़रूर पीछे पड़े रहते हैं औरंगजेब के। कोई मतलब नहीं है बाबर और औरंगजेब से, लेकिन पीछे पड़े हैं तो पड़े हैं। पड़े रहें तो उनको, हम लोग अपनी पढ़ाई देखते हैं। तो औरंगजेब देखेंगे। औरंगजेब का पतन हो जाएगा, मतलब मृत्यु हो जाएगी। और औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा? आधुनिक भारत की शुरुआत होगी। क्यों होगी वो हम लोग देखेंगे आगे। मराठा देखेंगे। मराठा संघ में हम लोग शिवाजी को तो देखेंगे देखेंगे, साहू जी, शिवाजी महाराज, इन सबको देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे पेशवाओं को। शिवाजी को देखेंगे हम लोग। शिवाजी देखेंगे, इनका जन्म कब हुआ था? ऑब्लिक 30 कर दिया मैंने, ठीक है। शिवनेरी जगह है, वहाँ पे हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था साई बाई निमलांकर, बंगलुरु की थी रहने वाली। उनसे हुआ था। इनकी माता जीजाबाई थे। इनके घर वाले जो थे घोर पड़े उपाधि एक यूज करते थे, शिवाजी के घर वाले, परिवार वाले कहते थे कि हम लोग राणा सांगा के वंशज हैं। ठीक है। इनके परिवार वाले कहते थे कि हम लोग राणा सांगा के वंशज हैं। तो ये भी हम लोग देखेंगे आगे। इसके बाद शिवाजी के बाद इनके पितृ होंगे, वो उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर इनके पुत्र के पुत्र बनेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे पेशवाई। करेक्ट। पेशवाओं का अध्ययन करेंगे। और पेशवा में भी काफ़ी अध्ययन करेंगे। किसका? पहले तो हम लोग पढ़ेंगे बालाजी विश्वनाथ का अध्ययन करेंगे। ये पहले पेशवा होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे बालाजी विश्वनाथ के बाद देखेंगे हम लोग बाजीराव को। और बाजीराव के आगे फर्स्ट लगा लीजिएगा, क्योंकि बाद अंतिम जो पेशवा होगा उसके नाम के आगे बाजीराव सेकंड लगा होगा। इसलिए बाजीराव फर्स्ट लगाना जरूरी हो जाता है एक नाम के आगे। तो बाजीराव फर्स्ट को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनके पुत्र बनेंगे। आप में वो एक मूवी आई थी, अम, बाजीराव और मस्तानी जी की कहानी थी ना। तो उस मूवी में भी कहानी दिखाई गई है, ठीक ठाक तो नहीं है लेकिन क्या कहें उसके बारे में। इतिहास के साथ एक भद्दा मजाक है, ऐसा बोल सकते हैं आप उसको। मूवी को मूवी की तरह तो देख सकते हैं आप, लेकिन अगर इतिहास के नज़रिए देखेंगे तो वो एक इतिहास के साथ क्या है, एक भद्दा मजाक है। जैसे सफ़ेद शर्ट में कीचड़ पड़ जाता है तो शर्ट खराब हो जाती है ना, वैसे अगर मूवी के हिसाब से इतिहास लिखा जाए तो इतिहास खराब हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बालाजी बाजीराव को देखेंगे। इनको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था, बालाजी बाजीराव। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसी तरह पेशवा देखेंगे, नारायण राव, नारायण राव माधव राव का देखेंगे। ठीक है। लिख देता हूँ, नारायण राव। इनका नुकसान क्या होता है, सब 20 वर्ष ही शासन कर पाए और मर गए। ये तो 2 ही 3 साल जिए और उसके बाद मर गए, 21 साल बल्कि। फिर इसके बाद इनके पुत्र आते हैं नारायण राव माधव राव। नारायण राव माधव राव। बस। इनका अध्ययन करेंगे। इसी में भी, इन्हीं पेशवाओं में भी हम लोग एक एक और विभूतियों का अध्ययन करेंगे। उनको कहेंगे अहिल्याबाई होलकर का। कभी कभी इनका पूछा जाता है इनके बारे में। अहिल्याबाई होलकर। इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है। इसलिए इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। आगे बढ़े। फिर धीरे धीरे समय बीतेगा, मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाएगी। मॉडर्न हिस्ट्री में ही हम लोग पेशवाओं का अध्ययन करते हैं, चाहे तो डायरेक्ट कर लेंगे। ये तो हम लोग अब जब पढ़ेंगे तो सुविधा अनुसार देख लिया जाएगा किस तरह आपको सुविधा हो रही है उस हिसाब से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में यूरोप कैसे आया है।
यूरोपियन से आया है। एक गाना आपने सुना होगा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, है ना। तो उस कहानी को एक गाना सुन के ही लोग आए होंगे कि भारत सोने की चिड़िया का देश है। तो जैसे ही सोने की चिड़िया समझते थे ना यूरोप वाले, इनके मुंह में आ जाता था पानी, इतने लालची थे। जैसे रसगुल्ला देख के पानी आ जाता है ना मुंह में, वैसे इसको देख के भी पानी आ जाता है। एक वास्को डिगामा नाम का व्यक्ति होता है, वो जाता है सबसे पहले भारत की खोज करने। क्रूसेड के कारण क्या होता है, स्थल मार्ग अवरुद्ध हो चुका होता है। अब स्थल मार्ग से तो यात्रा करना मुश्किल हो जाता है। पहले लोग जाते थे, प्राचीन काल में तो यूरोप से और यूनान से व्यापार होता ही था भारत का, है ना। लेकिन फिर क्या हुआ कि क्रूसेड हुआ, जो धर्म युद्ध जिसे हम लोग कहते हैं क्रूसेड, वो हुआ। उसके बाद रास्ते अवरुद्ध होकर जाने के, समुद्र मार्ग से भारत की खोज हुई। भारत की खोज नहीं की गई, भारत कहीं खोया नहीं था, ये लोग खो गए थे। ठीक है, भारत अपनी जगह था, ये लोग खो गए थे क्योंकि इन लोग को रास्ता ही नहीं पता था। समुद्र मार्ग से कभी आता, कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी इन लोग को, तो गए भी नहीं। तो उन्होंने सबसे पहले कोलंबस गया। उसको जो कहा गया कि पूर्व जाना, पूरब जाना, ईस्ट मुड़ना, लेकिन वो मुड़ गया गलती से, हवा के झोंके से। उसमें कंपास होते नहीं थे, तो हवा के झोंके से वो मुड़ गया कहाँ पे, वो मुड़ गया पश्चिम की तरफ और पहुंच गया अमेरिका। तो वहाँ उसको कुछ तो मिला नहीं, तो उसने कहा दिया कि भैया यही है वेस्ट इंडीज, इसलिए बोल दिया। ठीक है, इसीलिए उसको वेस्ट इंडीज कहते हैं। ठीक है, तो साउथ अमेरिका पहुंच गया था वो। ठीक है, तो ये चीज़ होगी आपकी। इसके बाद कोलंबस के बाद फिर एक और पुर्तगाली राजा थे, हेनरी, उनको द नेविगेटर कहा जाता है इसलिए। उन्होंने एक जहाज़ भेजा और उसका कप्तान बनाया वास्को डिगामा को। ये सब कैदी हुआ करते थे वहाँ के, ऐसा समझिए। बहुत से कैदी को भेज दिया गया, उम्र कैद की सजा है, फांसी की। तो ऐसा है, तुम जाओ पता करो, अगर पता कर लिया तो तुम्हारी कैद माफ़। तो वास्को डिगामा को राजा बना के भेजा गया इसी तरह। तो वास्को डिगामा कालीकट एक जगह है भारत में। पहले तो उसको एक साउथ अफ्रीका गया वो, केप ऑफ गुड होप जिसे कहते हैं, साउथ अफ्रीका में। जो साउथ अफ्रीका और भारत का नक्शा हल्का का सेम ही है, ऐसे है। तो यहाँ पे एक केप ऑफ गुड होप है। तो यहाँ पहुँचा वो, उसको एक व्यापारी मिला अब्दुल मनीद नाम का। तो उसने देखा भारतीय जहाज़ों में उस समय मोर का वो होता था, मोर का डिज़ाइन बना होता था, मोर का। अब मोर का डिज़ाइन तो मुझे आता नहीं बनाना। ठीक है, तो मोर का इस तरह डिज़ाइन बना रहता था। तो मोर का डिज़ाइन देख के उसने कहा कि ये भारतीय जहाज़ है। तो एक अब्दुल मनीद नाम का व्यापारी मिला वास्को डिगामा को। उसने कहा ठीक है भाई, चल मेरे साथ, मैं तुझे ले चलता हूँ। तो वो उसके साथ चले गए। और जाने के बाद उन्होंने खोज की भारत की, कहते हैं भारत की खोज की है। तो समुद्र मार्ग से वो भारत पहुंचा, कहाँ पहुंचा, कालीकट। ठीक, तो वो कालीकट पहुंच गया। कालीकट पहुंचने के बाद उसको एक वहाँ का जो राजा था सामुरी, आप लोगों ने नाम सुना होगा जमोरिन का, उसे सामुरी कहते थे, सामुरी भी नाम था उसका। तो यूरोपियों ने उसे सामुरी बुला ओ जमोरिन बुलाना शुरू किया। तो जमोरिन राजा था कालीकट का। तो उसने उसका स्वागत किया। लेकिन जो अरब व्यापारी थे, अरब वाले भी व्यापार करते थे ना भारत से, तो केरल के तट के राजा था, मालाबार का राजा था वो जमोरिन। तो अरब व्यापारियों ने उसका विरोध किया वास्को डी गामा का। लेकिन इस तरह करके वो कब्जा कर लिया उन्होंने। और कब्जा करने के बाद उसने खूब व्यापार किया। वास्को डी गामा ने दूसरी बार आया और व्यापार किया। फिर उनको आसानी हुई। फिर पुर्तगालियों ने धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया भारत पे, भारत के क्षेत्रों पर। भारत पर तो कब्जा कर ही नहीं पाए वो, भारत के क्षेत्रों पर। कोठी बनाई उन्होंने, एक किला बनाया अपनी सुरक्षा के लिए। किलेबंदी इसलिए की जाती थी कोठियों की, क्योंकि अपनी सुरक्षा कर सकें। ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर देते थे, जिससे कि अंदर कोई आ ना सके। आज भी बड़े बड़े देखिए आप, जितने प्राचीन स्मारक हैं वहाँ बड़े बड़े दरवाजे हैं, इसीलिए किले इसीलिए हैं। चाहे लाल किला हो, चाहे ताजमहल में तो किराया है नहीं शायद, या आगरे का लाल किला या दिल्ली का लाल किला, आप देख लीजिए, तो वहाँ बड़े दरवाजे मिलेंगे आपको। उसके बाद पुर्तगालियों में एक आए अल्मीडा, गवर्नर बना के भेजे गए। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू कर दी। कैसा है, हमारे जहाज हमारी आज्ञा के बिना तुम समुद्र में पार नहीं कर सकते हो। सबसे पहले इन लोगों ने पानियों के जहाज़ों, समुद्र पर कब्जा कर लिया ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत। और कहा भैया ऐसा है, हमारे जहाज़ों के बिना, हमारे काफिले में शामिल हुए बिना, हमको कार्टाज या शुल्क दिए बिना कोई तुम जा नहीं सकते हो। तो अरमाड का, कार्टाज और काफिला, ऐसे शब्द यूज किए इन लोगों ने।
और अपना एक एकाधिकार स्थापित किया। तो उसको हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद वास्को डी गामा कब आया? 22 मई 1498 को आया। ठीक है। तो सबसे पहला यूरोपीय कौन था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। ठीक है। ये आया 22 मई 1498 को। कहीं कहीं डेट और भी मिलती होंगी, 17 मई भी मिल जाती होगी। ओह, 17 पहले कह रहा हूँ, 17 मई मिल जाती होगी। तो वो 17 मई डेट जो है ना, उसके जाने की डेट है। उसके पुर्तगाल से जाने की डेट है। वो भारत जब आया तो तारीख हो चुकी थी 22। इसके बाद आए डच, अंग्रेज आए। ठीक है। डच गए, फिर उसके बाद अंग्रेज आए। मेन मेन चीज़ देखते हैं हम लोग। अंग्रेज आए। अंग्रेजों के समय, जब जेम्स प्रथम राजा थे अंग्रेजों के, उस समय भेजे गए हॉकिंस। हॉकिंस आया। कब आया हॉकिंस? हॉकिंस जो एक राजा आदमी था, वो हेक्टर नामक जहाज़ से आया हॉकिंस। एक जहाज़ भेजा गया, उसमें हॉकिंस था। हॉकिंस 1608 में। इन लोग इतने बेवकूफ़ थे, इन लोग को इतनी दिमाग पता ही नहीं था, दुनिया से कट्टे छट्टे लोग थे। उस समय अंग्रेज़ों का महत्व कम था। अंग्रेजी को जंगली भाषा या ऐसी भाषा बोली जाती थी कि जानवरों की भाषा है। जो वहाँ का राजा था ना, उस समय यूरोप का, ब्रिटेन का, वो भी स्पेनिश बोलता था। उसका पालन पोषण स्पेन में हुआ था, तो स्पेनिश बोलता था वो, अंग्रेजी नहीं बोलता था। इतनी बेकार भाषा समझी जाती थी, और आज सब लोग इंग्लिश इंग्लिश करते हैं। हॉकिंस आया 1608 में हेक्टर नामक जहाज़ को लेकर। ये पत्र तो लेके आया था जेम्स फर्स्ट का। जेम्स फर्स्ट का पत्र तो लेके आया था अकबर के नाम। लेकिन उस समय राजा कौन था? अकबर की मृत्यु हो चुकी थी, राजा बन चुके थे जहांगीर जी। जहांगीर से मुलाकात की, सिजदा किया, पायगोस किया। सिजदा पायगोस क्या होता है, आप सोच रहे होंगे। सिजदा मतलब सर नवाजना, और पायगोस मतलब पैर छूना। क्योंकि उसने पैर छुए उसके, और व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की कि भैया हमको व्यापार करने की अनुमति दे दो। तो सूरत में व्यापार करने की अनुमति, सूरत में जहाज उतरा था उसका, तो वहीं व्यापार करने की अनुमति दे दी गई इसे। फिर इसके बाद करीब 1615 या 16 में मुनरो, वो हेक्टर मुनरो आया। क्या नाम था उसका? टॉमस रो आया। टॉमस रो ने इजाज़त मांगी और वो किया। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने कब्जा किया, पुर्तगालियों को पराजित किया। फ्रांसीसी आए बाद में। कोलबर्ट व्यक्ति था, उसने ईस्ट इंडिया, ओ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अंग्रेजों ने तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। एलिजाबेथ रानी भी उसमें एक शेयर होल्डर थी। ये हम लोग देखेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने अपना राज स्थापित किया, किस तरह अपना उसने किलेबंदी की, चीज़ें तैयारी की, सब पूरा चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। इसके बाद फ्रेंच वाले आए, फ्रेंचों ने किया। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने किस तरह देखेंगे हम लोग कि पुर्तगालियों को पराजित किया, डचों को पराजित किया। डचों को उन्होंने पराजित किया था बेदारा के युद्ध में, करीब 1759 में। और 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है फ्रांसीसियों से, फ्रेंच वालों से। तो उसको फ्रांसीसियों को भी पराजित करते हैं, और एक भारत में एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। फिर आती है बंगाल की बारी। वो बंगाल में वही अलीवर्दी खान, वही सुजाउद्दीन दौला, इन सबको देखेंगे हम लोग। संधियाँ देखेंगे, इलाहाबाद की संधि कौन क्या क्या होती हैं, किस तरह ये बंगाल पे कब्जा करते हैं। दया शासन प्रणाली आएगी। ठीक है। इसके बाद हम लोग मैसूर और रिवोल्ट 1857 देखेंगे, और फिर नेशनल मूवमेंट्स देखेंगे। जो बता ही चुका हूँ, ये सब आ चुका है आपको। ठीक है। पोर्तुगीज़, डच, फ्रेंच, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, और फिर डेनमार्क आए, फ्रेंच आए, फिर डेनिस आए। ठीक है। और कंपनियां स्थापित किसने की? अंग्रेजों ने सबसे पहले कंपनी स्थापित की। पुर्तगालियों ने भारत में कंपनियां स्थापित नहीं की। पुर्तगालियों ने। ठीक। अंग्रेजों ने स्थापना की ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लिश वाली है। ठीक है। इंग्लैंड लिख देता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। फ्रेंच आए,
इंग्लैंड में, और फिर उसके बाद डचों ने और फ्रेंच ने अपनी बस्तियाँ स्थापित की। डच भी ख़त्म हो गए। डेनमार्क वालों ने अपनी कंपनियां जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दी। जो सीडीएस वाले थे वो अपना चले गए जकार्ता जकार्ता व्यापार करने। डच भी बाद में इंडोनेशिया भाग गए। पुर्तगाली जो थे ब्राज़ील चले गए। साउथ अमेरिका की तरफ इन्होंने रुख किया अपना, तो ये भी चले गए। तंबाकू और पेपर प्रिंटिंग प्रेस ये पुर्तगाली ही भारत में लाए थे सबसे पहले। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये तो बताऊंगा मैं क्लास में। फिर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैसूर और रिवॉल्ट 57 देखेंगे, किस तरह अंग्रेजों ने मैसूर को देखा। मैसूर में ही हम लोग हैदर अली और टीपू सुल्तान को पढ़ेंगे। हैदर अली और टीपू सुल्तान। सुल्तान इसके नाम का ही अंग है, टीपू सुल्तान। किस तरह ये पराजित हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि में, की गई सहायक संधि कैसे की गई, इसको इसकी मृत्यु हो जाती है श्रीरंगपट्टनम में हैदर अली की। तो इस तरह मैसूर का साम्राज्य देखेंगे हम लोग। किस तरह क्या क्या कंडीशन होंगी आगे चलकर। जो 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी के युद्ध से करीब, प्लासी का युद्ध करीब 1857 में, 100 साल बाद, आफ्टर 100 ईयर्स 1857 की क्रांति होती है। ठीक, क्रांति होती है 1857 की। क्या कारण होते हैं इन 100 सालों में, ऐसा क्या अंग्रेज कर देते हैं जो 1857 की क्रांति का आधार बनते हैं, तो इनको देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी कभी अच्छे तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इनको देख लेंगे। नेशनल मूवमेंट्स के बारे में देख लेंगे, है ना। जो गांधी जी, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस के बारे में, कि कांग्रेस की स्थापना हो चुकी है 1885 में। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना देख लेंगे। कांग्रेस के सम्मेलन देख लेंगे। कांग्रेस के सम्मेलन लिख देता हूँ, सम्मेलन या अधिवेशन, है ना। ठीक, अधिवेशन देख लेंगे कांग्रेस के। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि गांधी जी का युग आएगा। गांधी युग देखेंगे। कांग्रेस में हम लोग उग्रवाद और उदारवाद देख लेंगे। बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, ठीक, इन सबको पढ़ेंगे हम लोग। गोपाल कृष्ण गोखले, महामना मदन मोहन मालवीय, इन सबको देखेंगे। इसके बाद हम लोग गांधी युग देखेंगे। गांधी युग में ही हम लोग देखेंगे अंबेडकर को। अंबेडकर, जिन्ना, ये तो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनके बारे में देखेंगे। सुभाष, इन सब के बारे में देखेंगे। जैसे इसको, इनको इस तरह देखेंगे क्रम से, कि आपको चीज़ें याद ना करनी पड़े, है ना। चीज़ें याद करनी पड़ेंगी तो फ़ायदा क्या पढ़ने का, है ना। कुछ चीज़ें तो याद करनी पड़ेंगी, लेकिन वो ऐसे याद करनी पड़ेंगी कि ऐसा लगे जैसे आपने रोटी तोड़ी, मुंह में डाली और खा ली, और पता नहीं चला कि ये प्रोसेस कितनी आसानी से हो गया। कभी आपने सोचा है कि जब खाना खाते समय रोटी तोड़ के हम लोग मुंह में डालते हैं, तो उसके लिए हमारा दिमाग काम नहीं करता उस समय, वो अपने आप ही हाथ तोड़ता है, रोटी मुंह में डाल लेता है। ये प्रोसेस कितनी आसानी से हो जाता है। या फिर बाइक चलाना सब सीख जाते हैं, तो हमारा दिमाग नहीं कहता कि हम लोग को ब्रेक मारनी है, फिर क्लच दबाना है ना। या साइकिल चलाते समय ब्रेक मारनी है हाथ से, पैर में तो ब्रेक होती नहीं है साइकिल में ना, हाँ नहीं होती। पैडल मारना है, ये कोई नहीं कहता दिमाग, ये अपने आप ही होने लगता है जब सीखने के बाद। सीखने के पहले तो दिमाग कहता है कि अब ब्रेक मारने वाले नहीं है, लोग आ रहे हैं, लेकिन जब सीख जाते हैं हम लोग प्रॉपर, तो दिमाग इसको फ्री कर देता है। ये इतनी फास्ट होती चीज़ें कि होती तो दिमाग के थ्रू हैं, लेकिन इतनी फास्ट होंगी कि हम लोग को पता ही नहीं चलता कि ये क्या कब घटना घट गई। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखेंगे, इस तरह इसको पढ़ेंगे। भारत का स्वतंत्रता, आज़ादी आज़ादी तक पूरा देख लेंगे हम लोग। ठीक है, 1947 तक। उसके बाद का भी देखेंगे। ठीक है, 1947 तक देखेंगे। उसके बाद भारत की आज़ादी भी देखेंगे। उसके बाद अगर कोर्स हुआ तो 1991 क्या 2018, 2020, 2024 तक देखेंगे पूरा। ठीक है, वो इसलिए नहीं देखते क्योंकि इसके बाद की चीज़ें पॉलिटी में भी हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए हिस्ट्री में कम उस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखें क्या है, अब वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाएगी आपकी। वर्ल्ड हिस्ट्री में तो आप लोग
ने देखा होगा अपने अपनी बुक्स में कि कैसे होता है चीज़ें। कभी भी कोई भी एग्ज़ाम तैयार करने में सबसे पहले सिलेबस देखिए, है ना? तो हम लोग देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति कैसे हुई, कैसे बल्ब का आविष्कार हुआ, एडिसन। उसके पहले जेम्स वाट ने जो इंजन, भाप का इंजन का आविष्कार किया, उसको देखेंगे हम लोग। इसी तरह हम लोग देखेंगे बुनने की मशीन कैसे बनी, सब चीज़ें देखेंगे हम लोग। फ्रेंच रेवोल्यूशन देखेंगे, अमेरिकन रेवोल्यूशन देखेंगे, फ्रेंच के बाद जो होता है 1789 में होती है ये। इसी में हम लोग मैरी एंटवानेट की कहानी सुनेंगे, काफ़ी अच्छी कहानी है। रशियन रेवोल्यूशन देखेंगे 1970, ये बहुत लेट होता है। रसिया में जो राजा होता है उसे जार कहते थे, जार। जार। तो उसकी तानाशाही खत्म होती है, किस तरह लेनिन होता है रसिया में, और बोल्शेविक क्रांति होती है ना। ये क्रांति कौन सी है? बोल्शेविक। बोल्शेविक। ये कौन करता है? लेनिन। ठीक है, इनको देखेंगे। अमेरिका की क्रांति देखेंगे हम लोग, उसका गृह युद्ध देखेंगे, अब्राहम लिंकन, वॉशिंगटन के बारे में पढ़ेंगे, बोस्टन टी पार्टी पढ़ेंगे, है ना। ये हम लोग पढ़ेंगे। ये तो फ्रेंच के साथ ही चलेगी, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि जो अमेरिका की क्रांति पहले घटती है, अमेरिका की क्रांति हो रही होती है, और जो फ्रेंच का राजा होता है लुई 16, वो अमेरिका में भेजता है अपनी सेना को कि जाओ भाई इनकी मदद करो जाके। आर्थिक मदद करता है, और खुद दिवाला निकल रहा होता है खुद का, लेकिन अपनी अयासियाँ तो बंद करेगा नहीं, राजा राजा है ये। तो जो लोग सिपाही आते हैं, जब गृह युद्ध समाप्त होता है अमेरिका का, उसके बाद देखते हैं कि यार हमारे यहाँ तो सब ऐसे ही है, सब भूखे मर रहे हैं और राजा मौज कर रहा है। तो वहाँ से क्रांति से इतना प्रेरित होते हैं वो लोग कि वो लोग यहाँ पे क्रांति कर देते हैं। तो इस तरह कोई घटना घटती है वो हम लोग पढ़ेंगे। उसी में हम लोग बोस्टन टी पार्टी पढ़ेंगे अमेरिका क्रांति में, ठीक है। किस तरह वो बोस्टन टी पार्टी बनाते हैं अपनी, ये देखेंगे हम लोग, है ना। कहानी काफ़ी अच्छी है, ये भी जहाज़ भी चला ही देते हैं, बताओ। तो इसको देखेंगे हम लोग। इसी में हम लोग जॉर्ज वॉशिंगटन, अब्राहम लिंकन के बारे में पढ़ेंगे, थॉमस जेफरसन के बारे में पढ़ेंगे, अमेरिका का स्वतंत्रता का घोषणा पत्र पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे विस्तार से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहेंगे कि परेशान होने की जरूरत क्यों नहीं है? इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडियन पॉलिटी में हम लोग उन उन चीज़ों पर ध्यान देंगे, और उन उन चीज़ों को सीरीज में लेके चलेंगे। आप लोगों ने सीरीज पढ़ी होंगी APGP HP की, अर्थ में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना, ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी। तो वैसे ही चलेंगे इसको सीरीज में लेकर। GM लेके नहीं चलेंगे ना, HP, है ना। इसको चलेंगे AM लेके। तो कैसे हम लोग पढ़ेंगे इसको सीरीज के टाइप में, क्रमबद्ध तरीके से। कैसे? देखिए, हम लोग कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे हम लोग देखेंगे भारत में संवैधानिक विकास, जो हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं हम लोग, भारत का संवैधानिक विकास। इस विकास में हम लोग पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने जब प्लासी युद्ध समाप्त हो गया और बक्सर का युद्ध हो चुका है 1764 में, उसके बाद क्लाइव राजा बन चुका है, और उसके बाद धीरे धीरे वारेन हेस्टिंग्स आएगा 1773 में, 72 में। तो एक रेगुलेटिंग एक्ट आएगा 1773 में। तो ये सन मैं लिख दे रहा हूँ, पूरा लिखने में तो काफ़ी समय हो जाएगा। तो 1773 की घटना देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1784 में आएगा इनका एक पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, बोल दे रहा हूँ। इसके बाद एक चार्टर एक्ट आएंगे, चार करीब। एक आएगा 1793 में, एक आएगा 1813 में, एक आएगा 1833 में, और एक आएगा 1853 में। और ये जो होंगे, ये क्या होंगे? ये होंगे चार्टर एक्ट, ठीक।
ये होंगे। इसके बाद आ जाएंगे इंडियन काउंसिल एक्ट, ICS एक्ट आएंगे 3। वो कौन कौन से होंगे? काउंसिल एक्ट लिख देता हूँ यहाँ। काउंसिल एक्ट कौन कौन से होंगे? 1861 का, 1892 का, और एक होगा 1909 का। ठीक है। इसको मिल्लो मार्ले एक्ट भी कहते हैं। पढ़ेंगे हम लोग आराम से, तो उसमें कोई जल्दीबाजी की दिक्कत नहीं है। तो आराम से हर चीज़ को धीरे धीरे पढ़ेंगे, जिससे कि परेशानी ही ना हो कि कुछ पढ़ा नहीं और आ गया एग्जाम में। ऐसा कुछ नहीं होगा, जितना पढ़ाया जाएगा। मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ, एग्ज़ाम में आपकी 100% की गारंटी लूँगा कि जितना पढ़ाऊँगा उससे तो आएगा ही आएगा। और बाकी कुछ मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, जैसे जितना पढ़ाया गया उसको पढ़ने के साथ साथ जो चीज़ें होंगी उनको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ लिखवाई नहीं जा सकती। तो कुछ चीज़ें समझाई भी जाती हैं, तो उस पर आपको ध्यान देना होगा किस तरह कौन कौन सी चीज़ें हमको लिखनी है। तो मैं बताता रहूँगा आपको, बीच बीच में कुछ नोट्स भी अवेलेबल होंगे, PYQ होंगे। कुछ चीज़ें लिखवाई नहीं गई होंगी, लेकिन वो आपके क्वेश्चंस में होंगी जो आपको कराए जाएंगे। ठीक है, MCQ जो कराएंगे हम लोग उसमें होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम आएंगे, इंडियन गवर्निंग एक्ट आएंगे। ठीक है। इसमें एक और एक्ट हम लोग जोड़ देते हैं, 1858 का भारत शासन अधिनियम भी। पूछा तो नहीं जाता, लेकिन लिख देता हूँ। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1919 का अधिनियम आएगा, फिर आएगा 1935 का, और फिर आएगा एक 1947 का। ये भारत का स्वतंत्रता अधिनियम है। इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब सिर्फ ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है। तो कभी आ जाए तो याद रहेगा, आपको लिखवा दूंगा मैं। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। इसके बाद ज़्यादा चीज़ें पढ़ने वाली हैं नहीं। इसके बाद हम लोग अगर पढ़ेंगे ना, देख लेते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। इसके बाद पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक। ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, आती हैं। ये तो आते ही आते हैं, इनसे तो छुटकारा पाया नहीं जा सकता, और इनको याद ही करना पड़ेगा। और इसके लिए कोई रास्ता है ही नहीं आपके पास। कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कि आप पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ठीक। संसद के बारे में पढ़ेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सभी संसद में के अंग हैं, तो इसमें पढ़ेंगे सब कुछ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ चीज़ें पढ़ लेंगे, राज्यपाल और, यार राज्यपाल और मुख्यमंत्री लिख देता हूँ, चलिए। राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। फिर कुछ आयोग देख लेंगे, विभिन्न आयोग जो इम्पोर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं। विभिन्न आयोग, और बस बाकी संशोधन देख लेंगे थोड़े। अनुसूचियाँ देख लेंगे, शेड्यूल जो होते हैं। 11वीं 12वीं अनुसूची देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था देखेंगे, नगर निकाय देखेंगे हम लोग उसी में। CAG देखेंगे ना, CAG। और संसदीय समितियाँ देख लेंगे, कुछ आती हैं जो एग्ज़ाम में। बाकी चीज़ें ज़्यादा आती नहीं पॉलिटी में। तो ये मुख्य मुख्य चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, और जो इसके अंदर की चीज़ें हैं वो भी पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट चीज़ है हमारी इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट। मेरे मेरे टॉपिक है जो, उनमें लास्ट टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या क्या होते हैं सेक्टर्स? एक होता है एग्रीकल्चर का, एक होता है इंडस्ट्रियल का, और एक होता है सर्विसेज। तो हम लोग 3 सेक्टर होते हैं जो, तीनों को पढ़ेंगे। एक होता है एग्री अरे सॉरी एग्रीकल्चर देखेंगे हम लोग।
फिर हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रीज़, फिर हम लोग देखेंगे सर्विस सेक्टर। बस ख़त्म, टाटा, बाय बाय। कुछ बचा ही नहीं इसमें। ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है। एग्रीकल्चर में हम लोग देखेंगे कि किस तरह ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, हरित क्रांति हुई, और भी क्या चीज़ें हुई किस तरह, है ना। इसी के अंत बीच में हम लोग पहले इसके हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे हम लोग कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है। ठीक, ये पढ़ेंगे हम लोग। कुछ इंडेक्सेस देख लेंगे साथ में इनके हम लोग। ठीक है, तो जीडीपी के साथ ये देख लेंगे। फिर इंडस्ट्रीज में देख लेंगे हम लोग कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई हैं, जैसे औद्योगिक क्रांति हुई है ना, जैसे विदेशों में अपने यहाँ भी हुई हैं औद्योगिक क्रांतियाँ। ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रीज में हुई है ये, इसलिए तो इंडस्ट्रीज कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्या क्या हुए हैं। इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, जैसे लोहा हो गया, कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग इसी में। कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज, कोर सेक्टर, इनके बिना कोई काम नहीं। कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज के बारे में। इस चीज़ में पूरी इकोनॉमी छुपी हुई है, इसके बिना इकोनॉमी आपकी स्टार्ट नहीं हो सकती। हर चीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा और इनके बारे में देखना भी पड़ेगा। कोर सेक्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखिए। एक तो होगा कोल हमारा, कोयला। एक हो गया क्रूड। एक हो गया सीमेंट। कुल 8 कोर सेक्टर हैं इंडस्ट्री, कितनी है, 8। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कोल, क्रूड, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, ठीक, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें देखेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 5 ईयर प्लान, इस बार पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन आ गए थे इस बार, तो मैंने भी देखा था। तो 5 ईयर प्लान देख लेंगे, जो 1951 में शुरू हुए थे सारे, और करीब 12वीं पंचवासी 12th 5 ईयर प्लान तक देखेंगे हम पूरा ना, 12th तक। ठीक, 1951 से लेकर 12th तक जितने चला। उसके बाद नीति आयोग आ गया, उसने ख़त्म कर दिया 5 ईयर प्लान, क्योंकि योजना आयोग ने शुरू किए थे सब चीज़, तो ख़त्म हो गई। योजना आयोग के बारे में भी शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया था ना, तो योजना आयोग के बारे में देखेंगे। बैंक देखेंगे, नेशनलाइजेशन, इसी के अंदर कैसे बैंक इन इंडिया देख लेंगे कि कौन कौन से बैंक कैसे कैसे शुरुआत में आए, पहला बैंक कैसे आया। और इंडस्ट्रीज में तो हम लोग हर चीज़ देख ही लेंगे, सूती वस्त्र उद्योग देख लेंगे हम लोग, किस तरह स्थापना हुई। कुछ प्लान्स देख लेंगे, जैसे कि इसी में हम लोग देखेंगे, हम लोग एक प्लान देखेंगे, सेमी बम्बोला प्लान आया था, है ना। ये सब चीज़ें देख लेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है, पूरी इकनॉमी कंप्लीट होगी आपकी। बजट भी इसी में देखेंगे हम लोग। इसी में हम लोग फाइनेंस कमीशन भी देखेंगे, हम लोग पॉलिटी में भी बजट पढ़ेंगे और फाइनेंस कमीशन पढ़ेंगे, और इकनॉमी में भी पढ़ेंगे, लेकिन दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। पॉलिटी में थोड़ा कम पढ़ते हैं, इसमें ज़्यादा पढ़ेंगे, या फिर एक ही साथ में करा दूंगा, है ना। इकनॉमी में ही दोनों चीज़ें करा दूंगा। बजट के बारे में थोड़ा सा पॉलिटी में पढ़ाने के बाद, और वित्त आयोग के पढ़ाने के बाद, क्योंकि उसमें आर्टिकल 280 होता है वित्त आयोग के लिए, फाइनेंस कमीशन के लिए, तो उसको भी पढ़ाएंगे हम लोग। तो उसको पढ़ाने के बाद ये चीज़ ख़त्म कर देंगे हम लोग। कुछ हम लोग देखेंगे जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, और एक है आपका आईएमएफ, एशियान, इम्पोर्टेंट है ये सब, एससीओ। ठीक, इसी तरह आपका आएगा G7, G20। इनके बारे में एक तो चीज़ें करंट से भी आती हैं, जो कहाँ कहाँ सम्मेलन हुए हैं इनके, उनके बारे में पूछा जाता है। और दूसरी चीज़ जो होती है कि कौन कौन से संगठन है, पहले क्योंकि G8 था, जब रसिया था यूक्रेन में हमला कर दिया तो उसको हटा दिया, तो ये अब G7 फिर से हो गए। G20 किसने स्थापना की, कब हुई, कितने सदस्य हैं, इसका लास्ट सम्मेलन कब हुआ। इस तरह एससीओ, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आईएमएफ देखेंगे, वर्ल्ड बैंक देखेंगे हम लोग, इनकी जो सब्सिडीज कंपनियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और इस तरह और भी चीज़ें हैं, अंकटाड है जैसे, और भी अगर
ऑर्गेनाइजेशन तो काफ़ी हैं, कितने के बारे में देखेंगे। अंकटाड जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है। सिलेबस के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप इसको किस तरह देख रहे हैं। सिलेबस का मतलब क्या होता है कि हम लोग कैसे पढ़ेंगे इसको और क्या क्या पढ़ना है। आपको हम लोग को पता नहीं होगा हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो इसको करेंगे कैसे। ठीक है ना। किसी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में पता होना काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे साइकिल चलाने के समय पहले उसमें हम देखते हैं कि हवा है कि नहीं है, हैंडल टाइट है कि नहीं टाइट है, चैन चढ़ी है कि नहीं चढ़ी है, बाइक में पेट्रोल है कि नहीं है, उसमें हवा है कि नहीं है, हेलमेट है कि नहीं है, लाइसेंस है कि नहीं है। बाइक चलाने के लिए चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। वैसे सिलेबस भी होता है। सिलेबस वो हर कंप्लीट चीज़ है। समझ लीजिए कि थाली में परसा हुआ खाना है सिलेबस, मेन्यू नहीं है होटल का। आधी चीज़ें सिलेबस तैयार होती हैं, ये सब सिलेबस में आते हैं आपके, तो इन सबको आप देखेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। उसको देखिए, फिर आपकी क्लास शुरू होगी ऐप के माध्यम से, उसको पढ़िएगा और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐप हमारी पहुँचे, जिससे कि वो लोग भी अपना भागीदारी निभा सकें इस अच्छे काम में और आपकी तैयारी बेहतर हो सके एनडीए के लिए। ठीक है। ओके। धन्यवाद।